हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। 14 सितंबर का दिन भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत के लिए विशेष है। इसके अंदर जो सहजता, सरलता एवं संवेदनशीलता है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी के अलावा अंग्रेजी भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हिंदी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी भी है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित होने वाले पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पहली बार 2006 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन 2018 में मॉरिशस में किया गया। इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस के अवसर 10 जनवरी 2022 में यूनेस्को द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें विश्व धरोहर समिति की वेबसाइट पर अब हिंदी विवरण भी उपलब्ध होगा। हिंदी की भाषा के मूल के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो शब्द है वो हिंद से मिला है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो तुर्की के आक्रमणकारी थे, सिंधु नदी की भूमि की भाषा के रूप में हिंदी को मानते थे। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है वो 11वीं सदी में अस्तित्व में आई। भारत के बाहर के देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में 5वीं सबसे बड़ी भाषा है। ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी बोली जाती है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा के बात करें तो इसका विकास संस्कृत, इसके बाद प्राकृत, देन इसमें अपभ्रंश, देन अवहट, इसके बाद पुरानी हिंदी, फिर उसके बाद इसमें जो हिंदी आज दिखाई देती है वो पुरानी हिंदी में सुधार होकर आज की हिंदी का रूप दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश और अवहट के समय से ही हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित रही, क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र की भाषा थी जो अन्य क्षेत्र का एक संपर्क क्षेत्र हुआ करता था। इसके अलावा जो सामाजिक विकास में अगर हम देखें तो 2 आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, जिनमें एक आंदोलन था भक्ति काल का आंदोलन और दूसरा आंदोलन था हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। इन दोनों में राष्ट्र जो सामाजिक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस भूमिका को हिंदी ने बखूबी निभाया। इसके बाद हम आज़ादी के बाद बात करें तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की मांग की भाषा के आधार पर, और आंध्र प्रदेश ऐसा एक पहला राज्य बना जिसका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। 1963 में राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल से एक विरोध की लहर उठी। इसके बाद 1967 में क्या हुआ कि केंद्र की सरकार में गठबंधन का युग शुरू हो गया, जिससे केंद्र सरकार में जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भूमिका अधिक होने लगी, जिसके कारण से जो राष्ट्रभाषा को हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनाए जाने का जो मुद्दा था वह ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1979 का ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में हिंदी में भाषण दिया और उन्होंने भारत की राजनीतिक जटिलता को बताते हुए एक कटाक्ष किया था कि भारत के बाहर हिंदी बोलना आसान है लेकिन भारत में नहीं। ये वह परिस्थितियाँ थी जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बाधा के रूप में रहीं, लेकिन कुछ पक्ष में भी तर्क थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में सहयोग भी किया, जैसे कि हमारा संचार माध्यम, जो हमारा जो बॉलीवुड है उसने दक्षिण भारत में हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत के लोगों ने फिल्मों को देखने के लिए हिंदी भाषा को सीखा। इसके अलावा जो हिंदी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो फ्री मार्केट होता है उसमें जनसंख्या और कंज्यूमर का काफ़ी महत्व होता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं उनको अपने विज्ञापन भी हिंदी में देने पड़ते हैं, तो इससे गाहे बगाहे हिंदी का प्रचार प्रसार होता है।
इसके अलावा हम पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और जो हमारे साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अगर भारत का भ्रमण करना होता है तो उन्हें हिंदी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो इस पर्यटन ने भी हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। स्वतंत्रता के बाद से भाषा की समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र दिया गया। 1955 में जब राजभाषा आयोग बना तो उन्होंने इस त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। 1968 में जब संसद ने भाषा संबंधी संकल्प पारित किया तो उन्होंने भी इस सूत्र को लागू करने के लिए जोर दिया। त्रिभाषा सूत्र में क्या है कि जो बच्चे हैं उनको 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। फर्स्ट है कि उसको उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी उसको उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। सेकंड, उसकी जो भाषा होगी इसमें 2 लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र और अहिंदी भाषी क्षेत्र यानी नॉन हिंदी क्षेत्र। नॉन हिंदी क्षेत्र, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी सीखनी होगी और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उसमें जो 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से वह एक भाषा सीख सकते हैं। तीसरी भाषा के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा सिखाने का प्रावधान था, जिसमें आप इंग्लिश या फ्रेंच कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूलों में सिखाई जाएगी। लेकिन त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले का हाल वही हुआ जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अन्य नीतियों का हुआ। कुछ नवोदय विद्यालय को छोड़ दें तो अन्य विद्यालयों ने इसको अपने स्कूल में लागू ही नहीं किया और साउथ के राज्यों ने भी, जिसमें स्पेशल तमिलनाडु ने इसको अपने राज्य में लागू नहीं किया। इसके बाद देख लेते हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में। भारतीय संविधान के जो भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध किए गए हैं। भाग 17 का जो शीर्षक है वह राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा तथा विशेष निर्देशों से संबंधित 4 अध्याय इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ये चारों अध्याय 343 से 351 आर्टिकल तक हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 में भी संसद एवं विधानमंडलों की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इन आर्टिकल को डिटेल में। जो एक अनुच्छेद 120 है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात करता है। यदि कोई व्यक्ति संसद में हिंदी या अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है तो अध्यक्ष या सभापति उसे उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। जो यह प्रावधान संसद के लिए है उसी तरीके का प्रावधान विधानमंडलों में भी लागू होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसमें भाग 17 में जो राजभाषा के नाम से है उसमें 4 अध्याय दिए गए हैं जो कि 343 से 351 तक है। 343 में कहा गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी, हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी एवं जो अंक होंगे उसका जो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनाए जाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा और वह हिंदी के विस्तार के लिए सुझाव देगा। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद भी इसी तरीके का आयोग गठित किया जाएगा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं और के बारे में बताता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में उपयोग होने वाली भाषा को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य का विधानमंडल। 346 में कहा गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्राचार की जो भाषा होगी वह संघ द्वारा निर्धारित भाषा होगी। इसके अलावा 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता है कि उसकी भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति निर्देश के द्वारा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में उस भाषा को द्वितीय भाषा का रूप में दर्जा दे सकता है। इसके बाद 347 में यह हमने देख लिया। 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि संसद जब तक उपबंध ना कर दे तब तक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई होगी वह अंग्रेजी में होगी। आर्टिकल 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो उसको किसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी? प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति इसमें अनिवार्य है। इसके बाद व्यथा के 350वें व्यथा के निवारण के लिए एक अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। 350A जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं के लिए ये बनाया गया है, इसमें कहा गया है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रेसिडेंट एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अल्पसंख्यकों और बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में कराए जाने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी उस अधिकारी के द्वारा। इसके अलावा 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार बढ़ाए एवं उसका विकास करें ताकि वह भारत की जो सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बना सके। तो 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रभाषा की धारणा की प्रासंगिकता क्या है। इसके अलावा 8th अनुसूची दी गई है। 8th अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी भी एक भाषा के रूप में शामिल है। भूमंडलीकरण के दौर की हम बात करें तो आज का समय अंग्रेजी के सर्वोच्च महत्व का समय है, किंतु भाषाओं का इतिहास व भविष्य नहीं होता। आजकल एक नई वैश्विक भाषा एस्पेरेंटो, क्या नाम है, एस्पेरेंटो के विकास पर कार्य चल रहा है, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं की दुनिया भी इसके अंतर्गत शामिल होंगी, क्योंकि आने वाला जो समय है भारत जैसे देशों का ही है और वह समय उनकी भाषाओं का भी होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी आगे पनप सकती है। तो ये था हमारा सेशन हिंदी दिवस पर। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।